हेलो एवरीवन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम और ये बहुत ही हेक्टिक वीक रहा होगा आप सभी के लिए। आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि एग्जामिनेशन हमारे ओवर हो गए हैं। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर एग्जामिनेशन। देखिए, मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि आपके एग्जाम ओवर हो गए तो इस पर्टिकुलर टाइम को कैसे यूटिलाइजेशन में हम लोग लें, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस क्रूशियल टाइम दैट वी हैव अराउंड। अपने पास जो टाइम है रिजल्ट आने से पहले, उस टाइम में हम लोग क्या क्या करें। अब देखो, हम लोग सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए ले लेते हैं जो अपने अभी सीए में इंटर के बोथ ग्रुप दे के आया है। ठीक है जी, जिसने बोथ ग्रुप सीए में इंटर के दिए हैं, उस स्टूडेंट की बात पहले कर लेते हैं। तो आपके पास अभी के लिए दो ऑप्शन हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। ऑप्शन क्या, आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को ही ये मान के चलिए कि आपको काम करने हैं। ऑप्शन नहीं, आपके लिए दो काम है। पहला काम, आपको चाहिए आर्टिकलशिप, राइट? चाहिए ना भाई? क्वालिफाई होने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है। देन यू हैव टू आल्सो गिव योर फाइनल एग्जामिनेशन। यू कैन डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, और फाइनल के अंदर आने के बाद आपको ये दो काम करने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस देने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है इंटर के इस समय में। इफ यू आर 100% श्योर, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 100% श्योर है कि हाँ भाई हम पास हो जाएंगे, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले तो उनको आर्टिकलशिप के लिए रेडी रहना पड़ेगा बेटा। तो क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आर्टिकलशिप यू लुक स्टार्ट लुकिंग नाउ, क्योंकि बाद में आपको आर्टिकलशिप मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इसमें पीरियड भी लगता है ना, टाइम भी लगता है। देयर इज अ टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अगर जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अपने सीए में इंटर के बोथ ग्रुप पहली बार में जब क्लियर कर लिए सिंगल अटेम्प्ट में, उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया आर्टिकलशिप। तो देन मुझे अराउंड 6 महीने लग गए थे आर्टिकलशिप ढूंढने में ही। उस समय 6 महीने की आर्टिकलशिप होती थी, तो दैट टुक अ पीरियड ऑफ नॉर्मली 1 ईयर। तो मैंने 6 महीने की आर्टिकलशिप करी, 6 महीने मुझे उसे ढूंढने में ही लग गए, क्योंकि आप बहुत सारी जगह जाओगे, फिर देखोगे जहाँ पे आपको बेटर सूट करेगा, आप वहां पे आर्टिकलशिप करोगे। फिर उसके अंदर कॉर्पोरेट्स भी हैं जो आर्टिकलशिप के लिए आती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप क्या करो, स्टार्ट लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप नाउ, जहां पे अपॉर्चुनिटीज ओपन है। जो सीएमए बोथ ग्रुप अपियर वाले बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऑन दैट कंडीशन कि आप क्लियर हो जाओगे, फिर आपको पक्का करेंगे तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस अभी आप कर सकते हो कंप्लीट। तो देखो, ये करना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सीएमए इंस्टीट्यूट इट सेल्फ प्रोवाइड्स यू अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, अगर आपको फॉर्म में करनी है तो। देखो, ये एक लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट डज इट से, ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड। क्या लिखा हुआ है देखो, एक मिनट। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग, आप यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट कीजिए, सारी सिटीज के लिए उपलब्ध है। तो आपकी सिटी में जितनी भी सीएमए फॉर्म होंगी, एक्सक्लूसिव सीएमए फॉर्म, ठीक है, सीए फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएमए फॉर्म जितनी भी होंगी आप उन सब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आ जाएंगी। चलो मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूँ कि कैसा। दिल्ली का मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, तो दिल्ली अपने स्टेट के अंदर कौन कौन सी जो है अवेलेबल है। अब देखो, इसके अंदर मैंने जैसे सही सर्च किया, तो मेरे सामने ना काफी सारे कंपनी के नाम और वगैरह वगैरह चीजें खुल गई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, यस दिस इज ICMAI सर्टिफाइड, राइट? तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि ट्रेनिंग आपकी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं, ये काउंट होगी। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर ये यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, काउंट होगी नहीं होगी, सीए फॉर्म में कर रहे हैं, होगी नहीं होगी। तो बेटा, ये तो वो वाली फॉर्म्स है जिसमें काउंट आपकी होगी ही होगी। आप देखो, सबसे पहली कंपनी है अग्रवाल टेक्सॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसका एड्रेस भी दे रखा है, कॉम्प्लेक्स गगन विहार एक्सटेंशन में गगन विहार, नियर प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। कंपनी नेम स्कोर अकाउंटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राजेंद्र मार्केट में 30,000 के पास। ये भी है मनोहर फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है जीके टी इंडस्ट्रियल एरिया। तो इतनी सारी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। मैं आपको दिल्ली की लिस्ट बताऊं तो दिल्ली में तो बहुत सारी लिस्ट है, लंबी चौड़ी। आपके यहाँ पे भी जितनी सीएमए फॉर्म होंगी तो सीएमए इंस्टीट्यूट आपको डेटा दे देगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। आई नो यू विल नॉट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम मैनी ऑफ दीज फॉर्म्स, बट यस, हो सकता है किसी एक में तो ओपनिंग हो। मतलब मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट तो कर सकते हो, बैठने से अच्छा तो यही है यार कि आप स्टार्ट करो। अच्छा सर, अगर हमें कॉर्पोरेट में करनी है, तो कॉर्पोरेट में करनी है तो बेटा एक और ये चीज है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। देखो कहाँ है स्क्रीनशॉट, ये यहीं इसी पेज पे आ गया, तो मैं इस पे लेके आता हूँ नीचे वाले पे। ओके, देखो, ये सीएम इंस्टीट्यूट का ही पेज है, जहाँ पे वो कैंपस प्लेसमेंट के अलावा सीएम इंटर वालों के लिए, देखो फाइनल वालों के लिए भी है,
और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट है। ये पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर इसमें होती हैं, ठीक है। इसका नाम है गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर, ऐसे करके नाम है इसका। इसमें देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आईसीएमआई ने कलेक्ट करी है। पहला क्या है, सीएमए। दूसरा, सीएमए इंटर्न की निकली है गैडली शॉ एंड एसोसिएट। इसके अंदर ना फर्म भी हो सकती है और सीए फर्म भी हो सकती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल है इसलिए। क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे यूआरएल है, आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, लास्ट डेट भी अभी यहाँ पे लिखी होगी अगर एप्लीकेबल है तो। ग्लोबल एफपीओ अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सीएमए मांगा हुआ है, ये रहा वर्किंग टाइम, इसमें सीएमए मांगा है तो आप इसको हटाओ। इसमें इंटर वाली देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ट्रेनीज, देखो आईटीआई लिमिटेड है भाई, आपको यहाँ पे पीएसयू भी मिल गई है। पीएसयू भी माना है, 16/12 लास्ट डेट है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास और भी इंटरमीडिएट की, इसमें ये वाली इंटरमीडिएट की है, कॉस्टिंग एमआई है, 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस, शंकर पैकेजिंग लिमिटेड, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेंगी कम, मतलब अपेयरिंग बेसिस पे शायद कम मिले, लेकिन ये जो मैंने आपको पहले मतलब पहले दिखाया था ना फर्म वाला हिसाब, उसमें आपको पक्का मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके पास लिंक्डइन आजकल हर कोई बच्चा चलाता है, नहीं चलाते तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहां पे अपने कनेक्शंस में डालो कि आई एम लुकिंग फॉर ओपन रोल, फॉर व्हाट प्रोफाइल यू आर लुकिंग एट, कौन से सब्जेक्ट को आप फाइनल करना चाहते हो, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। तो पहला काम तो आप ये कीजिए, ताकि आपके जो पीरियड है, अगर आप 100% श्योर हैं कि पास हो जाएंगे, तो आप ये करना शुरू कर दो बेटा। इसके बाद आपको एक काम और करना है, साथ साथ फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि आप इनमें वीक हो, इंटरमीडिएट लेवल से ही थोड़े वीक, मतलब पास तो हो लेकिन वीक हो, आप उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो उनसे रिलेटेड कौन से फाइनल में सब्जेक्ट है ना। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है अब, तो एसटीएम, लॉ, डीटी और एसएफएम। इसमें से एसएफएम एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। एससीएम पढ़ा हुआ है, वही थोड़ा बहुत वही है। लॉ में बहुत सारी चीजें एडेड है नई। डीटी बहुत ज्यादा डिटेल हो गया। आईडीटी, कॉस्ट ऑडिट, है ना जी। फिर एक आपके पास इलेक्टिव पेपर है, एसपीएम बीवी ले सकते हो, बैंकिंग इंश्योरेंस ले सकते हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो। आईडीटी, कॉस्ट ऑडिट, वो भी नए, मतलब अपने पास एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी नए हैं। लेकिन एसपीएम बीवी जो है, एसपीएम एंड बीवी, वो सब्जेक्ट बहुत एसएफएम से ही मिलता जुलता है, तो अगर आप ये लोगे तो दोनों को लिंक करके भी पढ़ सकते हो। इसके बाद अपने पास बचा सीएफआर। सीएफआर अपने लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया है। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे को जिसपे शुरू में फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट जो उसके लिए नए हैं उन पे करना चाहिए। तो एसएफएम ग्रुप 1 का, और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का कर लेते हैं। ग्रुप 3 का एसएफएम, और ग्रुप 4 में ऑडिट और सीएफआर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट आपने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़े हुए, बेसिक भी क्लियर है। तो आप पहले ना इनकी क्लासेस लेनी है, तो क्लासेस फाइनल कर लो, क्योंकि क्लासेस फाइनल करने में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आप फाइनल कर लो पहले तो। क्लासेस फाइनल करने के बाद उन सबके डेमो ले लो, डेमो देख लो, इवेल्युएट कर लो अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ज्वाइन करना रिजल्ट आने के बाद ही। अपनी तरफ से जब तक सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत करते रहिए, ट्रू रिव्यू देखिए उन टीचर्स के, उसके बाद जाके किसी टीचर को चुनिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है फाइनल के लिए। आरटीसी जब आप ढूंढ ही चुके हो, तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने पे दो फायदे आपके होंगे जो बाकी बच्चों के पास नहीं है। पहला फायदा, यू विल गेट योर आर्टिकलशिप ऑलरेडी, ठीक है जी। सेकेंड चीज, आप ऑलरेडी फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, और बिलीव मी फाइनल में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो अभी से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम उन बच्चों की भी बात कर लेते हैं सर, जिन बच्चों का रिजल्ट जो है वो डाउट में है, जिन बच्चों का रिजल्ट डाउट में है, ठीक है, दिए लेकिन बोथ ग्रुप ही हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले तो एनालाइज करना चाहिए मेरा G1 में और G2 में कितने नंबर आएंगे। एनालाइज करो, सेल्फ इवेल्युएशन में जाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, कुछ तो करो जिससे आपको पता चले ऑन एन एवरेज कितने नंबर आपके आ सकते हैं। सर कुछ भी पता नहीं चल रहा, हमें कैसे पता, लोग तो ये कहते हैं इसमें बच्चों को जानबूझ के फेल कर देते हैं। हाँ तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात मेरी समझो और आप मानोगे भी। अगर मेरे 60 नंबर है, तो हो सकता है वो काट के 47, 45 या 40 तक कर दे, इफ माई स्कोर इज 60। ये भी करना वैसे पॉसिबल नहीं है उनके लिए, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर मेरे नंबर 44 आने वाले हैं, तो 14 के लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। तो आपको ये बात पता होगी कि आपने मार्क्स जो अचीव करोगे एग्जाम में वो कितने होंगे। आप एग्जाम रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम रिव्यू। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर एग्जाम रिव्यू देख के क्या फायदा, आप तो एग्जाम दीजिए। नहीं बेटा, ये आपको असेस करने में मदद करेगा। इस पीरियड को वेस्ट मत करना है, दिस इज नॉट ए हॉलीडे फॉर यू। ये हॉलीडे नहीं है आपके लिए, जो आपका रिजल्ट आने तक का पीरियड है हॉलीडे नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपको एनालिसिस करना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा,
फिर उसके लिए प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको लगता है 40 से 50 के बीच में नंबर आएंगे, तो फिर तो भाई उसकी प्रिपरेशन आप दोबारा से स्टार्ट कर दो। मेरी गाइडेंस यही रहेगी। बाकी आपके ऊपर है, ये बाय लक है कि आप पास भी हो सकते हो, लेकिन ये भी चीज तो देखो। अगर आपने मान लो जैसे मैंने एससीएम है मेरे पास फाइनल में, तो मैंने मान लो कॉस्टिंग जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। कॉस्टिंग अपना ग्रुप 1 में है और ग्रुप 2 में अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, राइट। तो मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे लगता है इसमें मेरे कम मार्क्स आएंगे, फिर मैं पास भी हो गया, तो मेरे लिए कोई नुकसान थोड़ी ना है, क्योंकि मुझे आगे एससीएम भी तो यही पढ़ना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। इस समय में आप प्रिपरेशन शुरू कर देना जिसमें डाउट है। इट विल बी वेरी गुड अगर पास हो जाते हो, बट नहीं हुए तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन शुरू कर देना। अब उन बच्चों पे आ जाते हैं। तो अच्छा समझ में आया ना, डाउट वाले बच्चों को क्या करना है। डाउट वाले बच्चों को अच्छी तरह से असेस करना है। मैं 3 क्राइटेरिया दे देता हूँ। पहला, इंडिविजुअल सब्जेक्ट। दूसरा, होल ग्रुप, जैसे G1 और G2 दोनों का एनालाइज अलग अलग करना है। ग्रुप, होल ग्रुप और फिर बोथ ग्रुप। ये 3 पैरामीटर पे आप देखना। क्या मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो सकता हूँ? हाँ ठीक है। क्या मैं G1 में और G2 दोनों में पास हो सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं इसकी वजह से बोथ ग्रुप में भी पास हो सकता हूँ? ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक होल ग्रुप मतलब G1 में पास हो रहा हूँ लेकिन G2 में चांसेस कम है, तो आप G2 की तैयारी शुरू कर देंगे। देखो, मुंह फेरने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम का रिव्यू नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देखते कि उनको ना लगे बुरा कि हम गलत करिए। बट देखो, जो असलियत है वो तो असलियत है, ये आपको देखना चाहिए। इसके बाद जिन बच्चों ने सिंगल ग्रुप दिया है, सिंगल ग्रुप दिया है और उनको पास होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, और जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया है और उनको पास होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो भाई जिनको नहीं लग रहे हैं चांसेस, उनको तो अगेन मैं यही बोलूंगा, प्रिपरेशन शुरू करो। और इस बार प्रिपरेशन शुरू करने के बाद आप टारगेट करो बोथ ग्रुप। अगर आपसे सिंगल नहीं हुआ तो आप टारगेट करो आप बोथ ग्रुप। अपने आप को बिल्कुल झोंक दो, क्योंकि उसके बिना आपकी फुल पोटेंशियल बाहर कभी आएगी ही नहीं। एंड बिलीव मी, फुल पोटेंशियल इज नॉट समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। देयर इज समथिंग एल्स बीनीथ यू, अंडर यू, दैट विल पुश यू वेरी वेरी हार्ड। जब आप उसको प्रेशराइज करोगे, जब जब आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे, तो हो सकता है आप बोथ ग्रुप भी निकाल लेके जाओ। आप सोच रहे हो क्या, जो बच्चा G1 में फेल हो गया वो बोथ ग्रुप कैसे निकाल लेगा? भैया निकाल सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जो आपको शायद अभी खुद भी नहीं पता। तो मैं सिंगल ग्रुप वालों को यही कहूंगा कि अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है, नाउ यू आर थिंकिंग यू कैन बी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो सब्जेक्ट वीक थे उन वीक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। अब मेरे चैनल के ऊपर आपको क्या मिलेगा बेटा, मेरे चैनल के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसमें से फाइनल अकाउंट से चैप्टर ऑलरेडी बहुत बच्चों ने प्यार भी दिया और पढ़ा हुआ भी है, और उसमें से क्वेश्चन इस बार भी अटेम्प्ट में आया था। फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। इसके अलावा आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कि मैं वीडियो हो सकता है डाल दूं, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, टाइम का बहुत कांस्टेंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डाल दूं। और भी अदर सब्जेक्ट की मैं रिवीजन वीडियो तो डालूंगा ही, बट आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स हियर। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो वीडियोस मैं डालूंगा ही डालूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा उसमें। लेकिन ये जो बाकी सब्जेक्ट है इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आने वाले समय में भी आपको बहुत गाइडेंस दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑलरेडी खुद फील कर चुका हूँ, पास कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता पाऊंगा अच्छी बेहतर तरीके से। आगे देखिए, अब जो बच्चे सिंगल ग्रुप में पास होने वाले हैं उनके लिए क्या? सर उनके लिए ये है कि आप G2 की प्रिपरेशन कीजिए। क्या करनी है सर? आपको G2 की प्रिपरेशन करनी है, और ऐसे करनी है प्रिपरेशन कि जैसे किसी ने भी ना करी हो कभी भी। भाई ऐसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मैं बताता हूँ। देखो, आपको हर एक चीज को ना डिटेल में देखना है G2 में अब, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक बारी में ही पूरा का पूरा इंटर जो अब बचा हुआ है वो पार कर जाओगे। उसके बाद फिर आपको यही काम करना है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पास होने के बाद। तो ये था एडवाइस मेरी इंटर वाले बच्चों के लिए रही। फाइनल वाले बच्चों के लिए, अगेन फाइनल वाले बच्चे भी मेरे पास 2 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी अपने पास वो है जो पास हो जाएंगे, प्लस उन्होंने बोथ ग्रुप दिया है। एक वो बच्चे जो फेल हो सकते हैं, उन्होंने बोथ ग्रुप दिया है। या तो वो बच्चे फेल हो सकते हैं लेकिन सिंगल ग्रुप दिया है, वो बच्चे पास हो सकते हैं लेकिन सिंगल ग्रुप दिया है। ठीक है जी, चलो अब देखो, पास अगर हो सकते हो तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करनी है आपको बेटा।
क्योंकि इंटरव्यू में यकीन मानो, जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, और पर्सनल डिस्कशन में, और एचआर राउंड में, और आपकी सॉफ्ट स्किल्स, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ताकि यू कैन स्कोर अ गुड पैकेज। इसमें आपको कैंपस में भी मदद मिलेगी, समझो आप मेरी बात को, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। कोई सॉफ्ट स्किल कोर्स कर लो अगर इस ड्यूरेशन में कर सकते हो, छोटा सा कोर्स कर लो जो आपको मतलब पर्सनल डेवलपमेंट पे अगर आपको लगता है वो एरिया वीक है, तो इस पीरियड को ना बेसिकली किसी को भी हॉलीडे नहीं मानना चाहिए मेरे बेटा। हॉलीडे मानोगे तो भाई बहुत बुरा फंसोगे। ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड है, इसमें आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है आने वाले फ्यूचर के लिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार पहले ये काम कर चुके हो। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है कि सर मैं 2 बार ऑलरेडी फेल हो गया, तो मैं उसको फिर भी बोलूंगा कि आप तीसरी बार में केवल पढ़ाई करके अटेम्प्ट दो। लेकिन मेरे को स्टूडेंट बोलेगा कि सर मैं 4 बार पेपर दे चुका हूँ और स्टिल आई गेट फेल्ड, तो मैं उसको बोलूंगा कि अब आप खाली पढ़ाई मत करो, गेट अ जॉब समवेयर, प्रोफाइल ढूंढ लो, एपी में मिल जाएगी, एआर में मिल जाएगी। ये प्रोफाइल ऐसी है जिसमें फ्रेशर्स को रख लिया जाता है बड़ी अच्छी कंपनियों में भी, पीडब्ल्यूसी में, ईवाई में, असेंचर में, इनमें आपको जॉब आराम से मिल सकती है सीएमए इंटर के बेस पे, ठीक है, और आर्टिकलशिप के बेस पे जो आपने ऑलरेडी करी हुई होगी, है ना। तो जॉब ढूंढो, उसके बाद ही आप फिफ्थ ऑनवर्ड अटेम्प्ट अपने देना स्टार्ट करना, वरना बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। इतना सारा लंबा गैप आने के बाद कंपनीज विल क्वेश्चन योर कैंडिडेचर एंड यू विल नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी बेसिकली इन कैंपस। इफ वर्स केस होता है तो हम तो वर्स ही लेके चलेंगे ना, ठीक है। मैंने आपको फेल वाला भी बता दिया, पास वाला भी बता दिया। अब जो बच्चे बोथ ग्रुप में फेल होने वाले हैं, उनको लगता है हम बोथ ग्रुप में फेल हो जाएंगे, ये तो मैंने सिंगल ग्रुप वालों को बताया। लेकिन बोथ ग्रुप वालों को भी अगर वो 4 बार फेल हो चुके हैं तो 5वीं बार में जॉब ही करनी चाहिए। लेकिन अगर बोथ ग्रुप वाला बच्चा फेल हो जाता है 2 बार, तीसरी बार में अगेन मैं उसको बोलूंगा स्टडी करो, एग्जाम दो। लेकिन अगर आप 3 बार से ज्यादा फेल हो जाते हो तो, और फाइनल के स्टूडेंट हो, तो फोर्थ बार में आपको जॉब करना मैंडेटरी है बेटा। अगर 3 बार फेल होने के बाद आपने जॉब ज्वाइन नहीं करी, तो फिर बहुत ज्यादा इशू आपकी तरफ से आ जाएंगे। और यकीन मानो कि ये आपके लिए वर्थ नहीं है। सर ये तो उनके लिए है ना जिनकी फैमिली थोड़ा स्ट्रक्चर वीक, और नहीं बेटा, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी है। मैं मान रहा हूँ कि एक ऑन एन एवरेज एज, देखो मैं सच बोलूंगा आपसे, ऑन एन एवरेज एज इंटर क्लियर करने की एक बच्चे की, मैं मान के चल रहा हूँ चलो कि उसने 20 साल में क्लियर कर लिया होगा, 20 ईयर्स में। मैक्सिमम एज ले रहा हूँ, एवरेज भी मैक्सिमम, रेंज होती है ना एवरेज में, मैक्सिमम ले रहा हूँ 20 साल। अगर मान लो वो 3 बार फेल हो गया, इट मीन्स हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 1.5 साल, तो अभी वो मतलब 21.5 ईयर का है। अब वो जब चौथा अटेम्प्ट देगा तो इट मीन्स वो 22 साल का हो जाएगा, है ना। तो अब मान लो अगर आप 22 साल में भी अटेम्प्ट देते हो, और अभी भी आपको 3 बार के बाद गारंटी नहीं है कि आप पास हो सकते हो नहीं, तो इसका रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, 3 बार जब आप पेपर दे चुके हैं, यू ऑलरेडी नो, यू वेल नो, यू ऑलरेडी नो द थिंग्स, सब्जेक्ट्स की भी और पेपर के पैटर्न की भी। तो इसलिए आपको अब ज्यादा समय देना उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट ही आपके वीक हो, बाकी सब स्ट्रांग हो, जब आप इतने बार पेपर 3 बार दे चुके हो तो। इसके बाद जॉब ज्वाइन करो, जो वीक एरियाज है उनके ऊपर काम करो, ऐसी जॉब ज्वाइन करो जो 5 डेज वर्किंग हो। अब यकीन मानो जब आप जॉब करोगे, जितना आउटपुट जब निकलेगा, उतना ही आउटपुट जब भी निकलता जब आप जॉब नहीं करते। सर ऐसा कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 9 से 6 की जॉब ज्वाइन करी, जाने में हम लोग 4 घंटे मान लेते हैं दिन के, आपके वेस्ट हो गए, एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, 4 घंटे वेस्ट हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 8 घंटे की नौकरी, 9 से 6 की, नहीं 9 घंटे हो गए ना, 9 से 5 कर लो इसको, जैसे हर जगह 9 से 6 ही होती है। चलो मैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको इतना बैफ्रिकेट करने के अलावा मैं बोल देता हूँ कि आपने मान लो दिन के अंदर 12 घंटे की शिफ्ट दी, 12 घंटे की शिफ्ट आप मान लो मैक्सिमम, ठीक है। 8 + 4 12 घंटे हो गए, 8 घंटे का काम दिया आपने, और आपको 4 घंटे आने जाने में लगे, जाने के 2 घंटे, आने के 2 घंटे। स्पेसिफिकली जो गुड़गांव नोएडा में जॉब करने जाते हैं दिल्ली से, उनके लिए तो बेस्ट सिनेरियो है ये। अब आप दिन में वेकअप कितनी देर रहते हो, तो 24 में से मान लो आप 8 घंटे सोते हो, तो बचे हुए 16 घंटे, तो 16 घंटे में से 12 घंटे तो आप काम पे चले गए, बचे 4 घंटे। अब इन 4 घंटे में घर आने के बाद आप क्या करोगे, मान लो 1 घंटा आपने अपना खाना पीना किया, बचे 3 घंटे। इस 3 घंटे में आप डेली पढ़ोगे, है ना। तो 3 × 5 कितने घंटे हो गए वीकली, सर हो गए 15 घंटे, 15 आवर्स। अब सैटरडे संडे 2 दिन, आप एक दिन में कम से कम 8 घंटे की तो स्टडी लगाओगे जब घर में रहोगे, तो 2 दिन तो हो गए 16 घंटे। कितने घंटे हो गए सर, आपके पास हो गए 31 आवर्स, है ना, 31 आवर्स हो गए ना पर वीक।
दैट मीन्स पर वीक 31 आवर्स पढ़ना आपके लिए मोर देन इनफ है 2 सब्जेक्ट्स के लिए डेप्थ में। ये तो सब्जेक्ट 31 आवर्स में आप कवर कर लोगे ओनली इन 2 मंथ्स। कीपिंग इन टू माइंड आप पहले भी उन चीज़ों को पढ़ चुके हो, ठीक है? इसके बाद बाकी के बचे सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं 31 घंटे पर वीक, बुरे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है। लेकिन अगर आप घर में रहते हो तो आप डेली 6 घंटे पढ़ोगे ऑन एन एवरेज। मजाक मस्ती इधर उधर जाना, घर के काम, मम्मी पापा के काम वगैरह वगैरह, यकीन मानो आप एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते घर में रह के। 36 घंटे हो गए 6 दिन के, ठीक है? और एक दिन जब संडे होगा तो आप भी सोचेंगे यार पूरे हफ्ते तो मैं पढ़ ही रहा था। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी आपके पास। आप सोचेंगे यार मैं तो पूरे घंटे पूरे मतलब हफ्ते पढ़ ही रहा था, एक दिन तो मैं चिल मार सकता हूँ, कभी मूवी भी देखने चले गए, कभी कुछ कर लिया। तो मान लो उस दिन एक दिन पढ़ाई नहीं होती या बेर मिनिमम 4 घंटे पढ़ पाते हो, तो 40 घंटे यहाँ हुए हफ्ते के। अब आप ये देखो, 40 घंटे हफ्ते के यहाँ पे और 31 घंटे यहाँ पे, केवल 9 घंटे आपको कम मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए, बाकी पूरा एकदम बराबर है। और इसमें प्लस आपको 30 से 40 हज़ार रुपए महीने की सैलरी भी मिल रही है। इसमें आप जीरो पे खड़े हो। जब आप 22 साल से पैसे जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जाके 30 साल तक आप कुछ पैसा जोड़ पाओगे फॉर योर सेल्फ। हो सकता है कल को आपको वर्ल्ड टूर करना हो सकता है कल को आपको अपनी शादी बढ़िया करनी हो सकता है कल को आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना हो सकता है आपकी कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो आप अगर 22 साल से जोड़ोगे नहीं तो कब तक जोड़ोगे? तो ये चीजें आपको कंसिडर करते हुए चलनी है बेटा। आप फाइनल में हो, आप बड़े हो, आप समझदार हो। ये चीजें कोई नहीं बताता, कोई टीचर पता नहीं क्यों नहीं बताता ये सारी चीजें। टीचर बोलते हैं कि भैया फेल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, इस बार बहुत ग्रुप देना, कोई बात नहीं, 10 बार फेल हो गए 11वीं बार देता। अरे भैया प्रैक्टिकल भी तो तुम बच्चों को कुछ सिखाओ, बताओ। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम मोर ऑफ अ फ्रेंड। जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन सबको ये बात पता है कि हमारे बीच में जनरेशन गैप है नहीं। जिस जनरेशन में मैं हूँ उसी जनरेशन में आप हैं। जो भी बच्चे अभी हैं फाइनल में वो इसी जनरेशन में जिसमें मैं हूँ, ठीक है? तो इसलिए आपको ये सारी चीजें समझनी है। व्हेन यू स्टार्ट सेविंग मनी फ्रॉम योर 25 ईयर्स ऑफ एज, तो आप खुद सोचो आप कितने साल तक सेव कर पाओगे? 25 साल तक और कर पाओगे कि भाई 50 साल तक आज के डेट में बंदा 60 में रिटायर होता है। जब तक हम लोग 50 में पहुंचेंगे तो रिटायरमेंट डेट 50 ही आ जाएगी, देख लेना। तो बस समझ के चलो ना यार। हो सकता है कि आप 10 साल और काम करो, लेकिन उसको अभी मत सोचो। आप सोचो कि मुझे 25 साल ही और सेव कर पाऊंगा। तो मुझे 25 साल में कम से कम इतना कैपेबल तो होना है कि मैं खूब अच्छी अर्निंग कर सकूं। कंसिडरिंग यू आर 22 ईयर नाउ, तो आप अभी 3 ही साल के पीछे हो बस 25 में होने के लिए। भटकना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं, बहुत बेकार डिसीजन है। अगर आपको करना था तो आप 18 ईयर्स में करते। अब अगर आप इसमें करोगे तो अगेन टाइम वेस्ट करोगे, वो ऑप्शन बेकार है आपके लिए। अब आप सबसे पहले सीएमए क्वालिफाई करो, चाहे उसमें 25 साल ही लग जाए, लेकिन 25 तक कर लेना। और अगर 25 तक नहीं भी कर पाए तो भी आपको 3 ईयर का जॉब का एक्सपीरियंस भी तो होगा, उसमें भी तो कुछ इंक्रीमेंट होगा आपका। अगर आप घर बैठ के करोगे तो इन 3 सालों में आपको जीरो एक्सपीरियंस मिलेगा, इरेलीवेंट हो जाओगे मार्केट के लिए। टू बातें हैं अभी नहीं समझ में आएंगी। अगर अगर आप इग्नोर भी कर देते हो इसको तो भी आप इन फ्यूचर यू कैन फील इट। आप देख पाओगे इसको कि इसी तरह चीजें चल रही हैं और हो रही हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। फाइनल वालों के लिए मैंने ज्यादा बताया है, इंटर वाले तो छोटे बच्चे हैं अभी हमारे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एज भी न्यू है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशली बहुत सारा अच्छा डिस्कशन किया। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो। आने वाले कुछ समय में मैं फाइनल के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली अपनी। वैसे तो हमारी क्लासेस चली रही है फाइनल के लिए ऑलरेडी, मैंने क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया फाइनल के लिए। पिछले 2 अटेम्प्ट में फाइनल में भी पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन सब्जेक्ट वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आईडीटी और एक दूसरा मैं एसटीएम पढ़ा रहा हूँ। ये 2 सब्जेक्ट मैं फाइनल में पढ़ाना और लेना स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। इंटरमीडिएट में मैं पहले से ही पढ़ाता हूँ। एक तो एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू किया था जो कि अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि कॉस्टिंग की जगह पे मैंने शिफ्ट कर दिया इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। तो मैं अब जी2 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही पढ़ाता हूँ, खाली कॉस्टिंग मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है खैर के लिए। तो अभी मैं इंटर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एमए ही पढ़ा रहा हूँ, 2 ही सब्जेक्ट। सीए में इंटर में, बाकी सीए इंटर और अपना सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ बाकी। और अभी मैं कोई से भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। सी फाइनल की क्लास अभी नहीं ली क्योंकि उनका इलेक्टिव वगैरह का चक्कर कुछ ज्यादा, ओपन बुक वगैरह भी है, तो इसलिए अभी मैं उसमें नहीं हूँ इन्वॉल्व, बट इनमें हूँ। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी वीडियो रिविजन वीडियो आईडीटी की मेरे चैनल पे आएगी। एससीएम की भी शायद मैं डालूं, एससीएम की मुझे वैसे लगता नहीं है बहुत ज्यादा पड़ती है इसलिए शायद ना भी डालूं। लेकिन एडीटी की डालूंगा। एडीटी में क्या है, मैं रिवीजन जब कराऊंगा तो इसमें इंटर और फाइनल दोनों ही कवर हो जाएंगी। तो इंटर में भी आप मान लो कि एडीटी ही हो गया एक तरीके से कवर। अब इंटर में एडीटी इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि इंटर में एडीटी के साथ डीटी भी है, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए। तो मैं फाइनल में ही आईडीटी पढ़ा रहा हूँ जिसमें डिटेल सब्जेक्ट है, बढ़िया चीज है। तो मैं इंटर के 2 सब्जेक्ट खैर पढ़ा रहा हूँ, फाइनल के 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ।
बाकी सीए वगैरह के फाउंडेशन वगैरह सब्जेक्ट मैं सारे ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी इको अकाउंट्स और बीसी के तो मैं उसमें पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें जो हो गई ना अपनी, जो ये सब चीजें तो छोड़ ही दो कि रिवीजन कौन सी आएगी, वो उन बच्चों के लिए जो आगे अभी पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरी बात समझे हैं, आई होप कमेंट करना जरूर, अगर आपको इस चीज से रिलेटेबल होगा तो जरूर कमेंट करना। आपको कमेंट क्या करना है सर, हैशटैग CMA पावर। इससे हमारे थोड़ा प्रोफेशन का भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे लोगों पे, और थोड़ा हैशटैग भी अपना आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो भी काफी लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि आधे घंटे तक मैं वीडियो में जा पाऊंगा इसमें, क्योंकि इतनी सारी बातें आपसे करने के लिए हो गई, आज बढ़ गई, इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ में आया ही होगा, कुछ बेनिफिशियली मिला होगा। जिन बच्चों को आपको लगता है वो फाइनल में और ये सुनने की जरूरत है, तो प्लीज शेयर इट टू देम। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगली चीज के साथ में, और अगली चीज कोई नहीं सीखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।